फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी पोस्ट डिटेल के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पोस्ट के बारे में जानेंगे और ये पोस्ट है ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, या कहीं कहीं आप देखते होंगे कि ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, अर्थात प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चार्मिंग वाले पद हैं। आज इस पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, इनको कितनी सैलरी मिलती है, ये क्या काम करते हैं, इनके प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं, साथ साथ इनकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और कहाँ होती है, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ग्रेडअप एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ग्रेडअप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, साथ साथ आपको एक्सपर्ट का जो फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी मिल जाते हैं। आपको यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल मिल जाता है। लाइव क्लासेस में आपके डाउट क्लियरेंस क्लास, टेस्ट सीरीज और फ्री डेमो वीडियो के अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर और फ्री क्विज का भी व्यवस्था है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए। दोस्तों, अगर आप इस ग्रेडअप को ज्वाइन करते हैं हमारे कूपन कोड से, मेरा कूपन कोड है आज तक 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके कोर्सेस में। दोस्तों, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर, इनका जो प्रचलित नाम है, जो ब्लॉक लेवल पर प्रचलित नाम है वो है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर या प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के नाम से ये ज़्यादा फेमस है प्रखंड स्तर पर। और इनका जो पूरा नाम है वो है प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, लेकिन ये कल्याण पदाधिकारी के नाम से ज़्यादा फेमस है। इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो बीपीएससी के द्वारा होता है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत इनकी जो बहाली होती है। साथ साथ दोस्तों, इनका जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है जहां से इनको योगदान देना होता है, ठीक है, ये योगदान कहां देते हैं? एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और यहीं से इनकी पोस्टिंग ब्लॉक स्तर पर होती है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए यही डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। इसी डिपार्टमेंट के द्वारा इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर बिहार में कहीं भी हो सकता है, चूँकि ये बिहार कैडर के अंतर्गत आता है। जहाँ तक पोस्टिंग की बात है तो इनकी पोस्टिंग ब्लॉक स्तर पर होती है, प्रखंड स्तर पर होती है, और ये ग्रुप बी का जॉब है और नन गस्टेड पोस्ट है। ठीक है, ये नन गस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी का जॉब है और ब्लॉक लेवल पे इनकी पोस्टिंग होती है। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो इनको ब्लॉक लेवल पे आवास प्रोवाइड कराए जाते हैं, गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, इनको गाड़ी नहीं मिलती है, जबकि ऑफिस कार्यालय को हैंडल करने के लिए इनके पास जो भी मैन पावर चाहिए वो मैन पावर मिलते हैं, पिन वगैरह इनको मिलता है, आवास के लिए भी एक पिन मिलता है। उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ की बात करें तो फ़ोन बिल, बिजली बिल, ये सब जो है गवर्नमेंट देती है। साथ साथ और फैसिलिटीज़ जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है, उन सभी फैसिलिटीज़ ये इनको मिलती है। सिर्फ इसमें एक गाड़ी का जो डिमेरिट्स, ये गाड़ी नहीं मिलती है, बाकी सभी चीज़ जो वीडियो को फैसिलिटीज़ मिलता है सिमिलर फैसिलिटीज़ इनको भी मिलता है। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो छठे पे कमीशन के अनुसार इनको ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत रखा गया है। कितने अंतर्गत? 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है। और इनका पे बैंड कितना है? 9300 से 34,800। वहीं अगर सातवें पे कमीशन की बात करें तो सातवें पे कमीशन के अनुसार इनको पे बैंड 7 में रखा गया है। यहाँ सॉरी 6 लिखा गया है लेकिन 7 होगा, तो पे बैंड 7 में रखा गया है। और इनका पे बैंड जो है वो 44,900 से 1,42,400 के बीच पे बैंड है। मतलब लेवल 7th में है ये। ठीक है, लेवल 7th में है और पे बैंड आप देख ही रहे हैं। बेसिक सैलरी इनका यही हो जाता है, 44,900 की बेसिक सैलरी हो जाता है। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी आपको आता है 44,900 आपका बेसिक सैलरी हो गया, प्लस डियरनेस अलाउंस, प्लस मेडिकल अलाउंस और प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा और सारे अलाउंस जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर, वो सारे अलाउंस इनको मिलता है। तो वर्तमान में सैलरी की बात करेंगे तो आपको सैलरी लगभग 55 प्लस सैलरी बन जाएगा, 55,000 प्लस सैलरी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये सैलरी आपको इन हैंड आ जाएगा। अगर हम बात करें काम की तो काम इनका काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और वर्क जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल है कि इनको सोशल वर्क से काम करना पड़ता है। मतलब सोशल, यहाँ देख सकते हैं कि वर्क जो आइडेंटिफाई किया गया है वो सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एससी एसटी। ठीक है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। एससी एसटी के सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम है। और ये कौन कौन से स्कीम है जिसके अंदर काम कर रहे हैं, अभी काम करना पड़ेगा इनको, ये भी जान लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं पहला जो स्कीम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, वो है छात्रावास योजना। देख रहे हैं कि बहुत सारे SC ST को लिए अलग से छात्रावास की व्यवस्था की गई है। तो छात्रावास योजना का जो संचालन होता है इनको ब्लॉक लेवल पर इन्हीं के माध्यम से होता है। साथ साथ आप देख रहे हैं छात्रवृत्ति योजना, SC ST के लिए जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो सभी इन्हीं के माध्यम से संचालित होती है ब्लॉक लेवल पर। आवासीय विद्यालय योजना, देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो SC ST के लिए स्पेशली आवासीय विद्यालय खोला गया है, तो उनके मैनेजमेंट का जो काम है वो इन्हीं के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि खाद्यान्न आपूर्ति योजना भी जो SC ST के लिए चलाया जाता है, खाद्यान्न आपूर्ति योजना, इनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो अभी आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इस सेवा योजना के अंतर्गत अगर वो फॉर्म भरते हैं तो कहाँ जमा करेंगे? ये वेलफेयर ऑफिसर के पास, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पास, और इन्हीं के माध्यम से ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और उनको 50,000 का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब जानते ही हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना भी वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से ही संचालित होते हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले तो परीक्षा शुल्क की प्रपूर्ति, ठीक है, परीक्षा शुल्क भी अगर किसी का माफ करना होगा तो इन्हीं के माध्यम से होगा। अत्याचार निवारण योजना जो भी होगा, जो SC ST के पर जो अत्याचार होते हैं उसके निवारण से संबंधित जो भी काम होगा इन्हीं के थ्रू होगा। उसके बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आपने देख ही लिया। उसके बाद है मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना, इन्हीं के माध्यम से चलाया जाता है। अब एक सबसे बड़ी मिशन है, वो है बिहार महादलित मिशन विकास मिशन, ठीक है, बिहार महादलित विकास मिशन। और बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं की जिम्मेदारी जो है वो SC ST वेलफेयर ऑफिसर के पास ही होता है ब्लॉक लेवल पर। तो ये काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण काम है और डायरेक्ट आपको मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ काम है और SC ST के मतलब विकास से जुड़ा हुआ काम है। तो अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेट रूप से ये पद आपके लिए बहुत ही अच्छा पद हो सकता है और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इस काम को करने में। अगर हम लोग प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के अच्छे खासे स्कोप है इस सेवा में। अगर आप प्रखंड लेवल पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी हैं तो आपका पद क्या है? अराजपत्रित है। आपको नियुक्ति कौन करता है? मैंने बता दिया कि आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनके जो प्रधान सचिव हैं, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से आपकी नियुक्ति होती है। दूसरा जो पहला जो प्रमोशन है, आपको पहला जो प्रमोशन है वो अनुमंडल स्तर पर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा प्रमोशन आगे हम लोग जानते हैं। तो पहला प्रमोशन आपको क्या हो गया? अनुमंडल स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, और ये आपका पोस्ट गजेटेड पोस्ट हो जाता है। और यह भी प्रमोशन का काम किनका है? ये प्रमोशन आपको कौन देते हैं? ये प्रमोशन देते हैं आपको प्रधान सचिव SC ST डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनका प्रमोशन का स्कोप देख रहे हैं कि पहले आप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं तो आप आगे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी हो गए। अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के बाद जो आपका दूसरा प्रमोशन होता है, और दोस्तों इन सभी प्रमोशंस के बीच जो गैप है वो ध्यान रखेंगे। इन दो गैप जो है लगभग आपको पहला प्रमोशन आपको लगभग 10 वर्ष के आसपास में हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष के आसपास में पहला प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो 5 से 8 साल के अंदर अगला प्रमोशन होता है। और तो अनुमंडल स्तर के जो आप कल्याण पदाधिकारी बनने में लगभग 10 साल लग जाएंगे, लेकिन जिला स्तर के कल्याण पदाधिकारी 5 से 8 साल के अंदर बन जाएंगे और ये एक राजपत्रित हो जाता है, राजपत्रित पद हो जाता है। ऐसे आपका अनुमंडल पर ही जैसे ही अनुमंडल स्तर के आप कल्याण पदाधिकारी बनते हैं वैसे ही आपका पद राजपत्रित हो जाता है और ये इस आपकी नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के माध्यम से होता है। उसके बाद आप उप निदेशक बन जाते हैं, जो चौथा प्रमोशन है आपका, तीसरा प्रमोशन कह सकते हैं इसको। तीसरा प्रमोशन जो है वो प्रमंडल स्तर पर, ठीक है, प्रमंडल स्तर पर आप डायरेक्टर बन जाते हैं SC ST डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो प्रमंडल आप जानते ही हैं कि 9 प्रमंडल है और उसमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रमोशन के स्कोप अच्छे खासे हैं। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के बाद आप अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनते हैं, फिर जिला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, उसके बाद आप उप निर्देशक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रमोशन के स्कोप अच्छे खासे हैं। अगर हम लोग ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है आपका
जिम्मेदारी किसके पास होता है? SC/ST डिपार्टमेंट के पास होता है। और 2 वर्षों की आपकी ट्रेनिंग होती है। कितने वर्षों की? 2 वर्षों की ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग में आपको सेवाकालीन सेवा मतलब आपको 2 वर्षों की ट्रेनिंग में 1 वर्ष जो है आपको विभिन्न डिपार्टमेंट में जाकर अपनी ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दायित्व निभाने के लिए भी, विभागीय दायित्व पूर्ति के लिए भी प्रखंड परीक्षमान अवधि में संतोष सेवाजनक नहीं रहने पर किसी भी पदाधिकारी की परीक्षमान अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सपोज कीजिए कि 2 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर कहीं भी आपको पोस्टिंग कल्याण पदाधिकारी के रूप में कर दी जाती है, अगर आपका संतोषजनक नहीं रहेगा तो आपको ट्रेनिंग की अवधि 1 वर्ष और बढ़ जाएगी। ठीक है, संतोषजनक नहीं रहने पर। और सेवा संपुष्टि तभी आपको मिल सकती है, मतलब आपका सर्विस कंफर्म तभी हो सकता है जब आप ये कंप्लीट कर ले, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपको हिंदी टिप्पण की एग्जाम भी होती है जो आपको राजभाषा विभाग के द्वारा लिया जाता है, वो पास करना होगा। तो इस प्रकार से प्रथम वेतन वृद्धि के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की हो गई? 2 वर्षों की हो गई। और 2 वर्षों में आपका 1 वर्ष जो होता है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, और 1 वर्ष की ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट्स में दिया जाता है जो सोशल वेलफेयर के अंतर्गत इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको सारे काम सिखाए जाते हैं। और बिहार के जो भी नियम कानून हैं अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए, उन सभी को आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ट्रेनिंग के साथ साथ प्रमोशन वर्क कितने चुनौतीपूर्ण है, और साथ साथ आप सैलरी और फैसिलिटीज पोस्टिंग के बारे में पूरे विस्तार से जान गए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी इस पद के बारे में अच्छी तरह जान सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।